ऐसे विषय हैं जिनको थंब रूल में टच करके हमें एप्लीकेशन करना है। कुछ ऐसे विषय हैं जो हमारे बजट स्थिति उसके हिसाब से मॉडिफाई करना है। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं आएगा कि 1 एकड़ में कितने कपास में कितना खाद डालना है। इसमें कैलकुलेशन आएगा, केवल अपने परिस्थिति, अपने जेब का बजट, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन बनाना है। एक फार्मूला मैं सेट करके दे रहा हूं और एक तरीका बतला रहा हूं। हर किसान अपने खेत के कपास का फर्टिलाइजर खुद निकाल सकता है। एक तो कपास में लगेगा कितना, दूसरा जो मार्केट में खाद है वो लगते कैसा है। ये दोनों चीजें हमें समझ में आ गई तो हम अपने खुद के खेत में कितना कपास डालें और कब डालें ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी कपास का फार्मूला है NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर 4-2-4, 10%, 20%, 10%। ये कॉम्बिनेशन जाना चाहिए कपास में, तो अनबैलेंस नहीं होगा। और कपास में कपास कितनी बार रिपीट हम करेंगे तो भी पौधा डंप नहीं होगा, विल्टिंग नहीं आएगी और रिपीट में भी हमें फसल चक्र की आवश्यकता लगेगी नहीं। इसके बाद में आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बोरान, जिंक, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम। ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं, ये अगर हम आच्छादन करके गुड़, गोबर, गोमूत्र दें और मिट्टी का स्प्रे करें तो इनको कभी मार्केट से खरीद के लाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बोल ही नहीं रहा हूं। ठीक है, जिसको खरीदना है नहीं उसमें बात क्या करनी, चर्चा क्या करनी है ना। अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बतला दिया कि कैल्शियम और सल्फर ये जिप्सम के माध्यम से दे दो, तो इसके बारे में भी दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। कपास हम लगा रहे हैं तो कम से कम एकड़ पे 200 किलो जिप्सम तो डाल ही देना चाहिए। पीएच कुछ भी आए, 100 किलो 200 किलो तो डाल दो। अगर पीएच टेस्ट कराओ तो मैंने जो फार्मूला दिया उतना जिप्सम डाल देना। अभी बात आती है एनपीके की और मैग्नीशियम की। मिट्टी का स्प्रे निरंतर करेंगे तो मैग्नीशियम की जरूरत 0 हो जाएगी। अभी मैं स्प्रे शेड्यूल लूंगा, उसमें मिट्टी का स्प्रे आपको बतलाऊंगा कि कैसे करना है। तो मैग्नीशियम की जरूरत, अगर हम वीएम स्प्रे करेंगे कंटिन्यू कपास की फसल में तो मैग्नीशियम देने की जरूरत खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए भी हमें ज्यादा दिमाग लड़ाने की आवश्यकता नहीं है। जिन खेतों में, अब कंडीशन समझना ध्यान से, जिन खेतों में लाल पत्ते पड़ने की बहुत शिकायत आती है, जिन खेतों में नीचे के पीले पत्ते होकर के बहुत जल्दी गिरते हैं, उनमें मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट रहेगी। अलग से आपको सिचुएशन, परिस्थिति लेकर के मैग्नीशियम डालना है। समझ में आया। जिन खेतों में लाल पत्ते गिरना, पीले पत्ते पड़ना, फटाक से पौधा पूरा ही सूखने जैसी कंडीशन कि अब तो ये पूरा पौधा बस्ट हो गया, अब ये सूख गया, इसकी उम्र ले ली, समय से पहले बूढ़ा हो गया, वहां पर मैग्नीशियम आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई कितना करना है, जितना फास्फोरस दिया उसका 20%। कॉम्बिनेशन में फास्फोरस जितना गया, जितना दे रहे हैं, जितना हमारा बजट है, उसका 20% मैग्नीशियम लेना है। अभी ये छोड़ दो कि पड़ोसी ने 2 डीएपी डाल दी और मेरा बजट 1 डीएपी का था, तो अब मैग्नीशियम में उसकी 2 डीएपी के हिसाब से डालूं कि मेरी डीएपी के हिसाब। कॉम्बिनेशन चेंज है। कॉम्बिनेशन हमने हमारे खेत में जितना फास्फोरस डाला उसके इक्वल 20% मैग्नीशियम। ठीक, अभी एनपीके, तो मैं इन चीजों को हटाता हूं यहां से, ये मैंने आपको डलवा दी। अब मुद्दा आता है एनपीके 4-2-4। अभी 4-2-4 कॉम्बिनेशन को पहले समझना है कि है क्या, काम करता कैसे, हम लाते कैसे हैं और दिया क्या जाता है। मुझे मैक्सिमम पता नहीं आप कैसा कर रहे हो। कुछ ऑर्गेनिक भी मुझे पता है कर रहे हैं, कुछ रासायनिक भी कर रहे हैं और कुछ बीच का रास्ता भी कर रहे हैं। कुछ डीएपी यूरिया भी डाला, कुछ गुड़ गोमूत्र भी डाला। ऐसे भी कुछ बहुत सारे फार्मर ऐसे होंगे जो रसायन करते करते
ऑर्गेनिक पर भी जाते हैं, मिक्स का रास्ता भी लेते हैं, वो सही रास्ता है। बट मैं एक तीसरा ही चौथा ही रास्ता दिखा रहा हूं। दिस इज ए रेसिड्यू फ्री, केमिकल रेसिड्यू फ्री। हमें मिट्टी को खराब ना करते हुए खेत में जो रिक्वायरमेंट है एनपीके उसकी पूर्ति करना, और पौधे को डेफिशिएंसी ना आए और हमारी मिट्टी भी खराब ना हो, और इस साल हमने जो फर्टिलाइजर खेत में डाला उससे जमीन का कड़कपन ना बढ़े। कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए ना। पौधा जितना न्यूट्रिशन चाहता हो हम दे दें। हम किसानों की ये मनसा है कि हम खेती मन से करें, दिल से करें, आउटपुट अच्छा है। पैसा कर्जा लेकर भी हम लाकर डालने की क्षमता रखते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अनभिज्ञता में, अनजाने में हम ऐसा काम ना करें जिससे हमारी मिट्टी दिन ब दिन कड़क होती जाए। जो एक क्वेश्चन आया था कि रेसिड्यू डेवलप हो रहा है, हम दवाइयां डाल रहे हैं, हम खाद जो डाल रहे हैं उसको हर बार बढ़ाकर डालना पड़ रहा है, हर बार बढ़ाकर डालना पड़ रहा है जब रिजल्ट आता है। पहले एमिडाक्लोपिड एक पंप में 2 ml जाती थी, अभी कितनी जाती है? उत्तर आप ही के पास है। 2 ml कब 5 से 10 ml में बदल गया हमें पता ही नहीं चला। हर बार रेसिड्यू डेवलप्ड हो रहा है ना, प्रकृति का, एफिड का, जेसिड का, हरे मच्छर का। ये मैंने एक उदाहरण दिया एमिडाक्लोपिड का। ऐसे ही मैक्सिमम फसलों में, मैक्सिमम बीमारियों में ऐसा हो रहा है, मैक्सिमम केमिकल कंपोजिशन में ऐसा हो रहा है कि जो भी हम डालते हैं उसको बढ़ाकर डालना है। ऐसे ही एनपीके में भी हो रहा है कि फास्फोरस अभी हमने जितना डाला अगली बार ज्यादा डालना पड़ेगा, और नहीं फास्फोरस डाला तो पकेगा नहीं। कॉम्बिनेशन, हमें इसकी मॉर्फोलॉजी समझना पड़ेगी कि एनपीके है क्या, काम कैसे करता है, इसको पौधे तक पहुंचाना कैसा है, ये आपको समझना चाहिए। तो किसी को पूछने की जरूरत खत्म, मुझे कितना डालना है, कब डालना है, और पौधे का भोजन है क्या। मुद्दा ये भी है कि पौधे का भोजन क्या है। क्या ये 17 न्यूट्रिशन पौधे का भोजन है? क्योंकि जब मैंने खेती चालू करी थी जब 16 न्यूट्रिशन हुआ करते थे, अभी 17 है। और इन 17 में भी जो डब्बियां हैं उनका तो नाम ही नहीं है। मतलब हम तो खेत में डालते ही है ना, ह्यूमिक एसिड, फलाना ढिमका, कुछ न कुछ डालते हैं ना, जो इन 17 न्यूट्रिशन में नहीं है। हो सकता है रिसर्च हो रही है, 1-2 साल में 18वां आ जाए, 19वां आ जाए, पाइपलाइन में होंगे। हाँ, सिलिकॉन आ गया, 18 न्यूट्रिशन हो गए ना। तो क्या, अभी मेरा प्रश्न यहीं से चालू होता है कि 18वां न्यूट्रिशन हमें दिखा सिलिकॉन, तो 20 साल पहले जो पौधा तैयार होता था उसको सिलिकॉन की जरूरत नहीं थी? जब भी जरूरत थी, पर हमारी साधारण आंखों से हम खोज नहीं पाए कि सिलिकॉन की जरूरत है, और हम फैक्ट्री में बना नहीं पा रहे थे, इसलिए उसको हमने 18वें नंबर पे नहीं डाला था। क्योंकि जो प्रोडक्ट हम फैक्ट्री में बना पाते हैं वो 18वें नंबर पे आता है और वो मार्केट में बिकने के लिए आता है। भाई 20 साल पहले भी पौधा तो सिलिकॉन ले रहा था ना, जो आज 18 नंबर पे है, तभी तो वो बड़ा हुआ ना, नहीं तो डेफिशिएंसी आती। और पहले तो बहुत अच्छा स्वस्थ था। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, महाराणा प्रताप, उनका भाला कितने किलो का था? 81 kg, 80-81 किलो। मेरा वजन है 66। मतलब मुझे उठाकर ऐसे घूम रहे होंगे ना वो, हाँ मतलब घोड़े पर बैठना, पूरा कवच रखना, कवच का वजन ही अलग होगा, वो अभी रखा है म्यूजियम में, पता चलेगा। तलवार का वजन अलग, भाले का वजन अलग, ढाल का वजन अलग, फिर उनका जो घोड़ा उतना सब वो आदमी के साथ में लेकर जो घोड़ा चल रहा है उसकी क्या स्थिति होगी। और वो तलवार से ऐसे झगड़ा भी करना, लड़ाई भी करना, मारकाट भी करना, इतनी एनर्जी भी होना। मतलब उस समय जो फसलें होती थी उन अनाज में न्यूट्रिशन वैल्यू क्या थी, मैं ये बताना चाह रहा हूं। जो आदमी 80 किलो का भाला उठाकर चल रहा है और लड़ाई कर रहा है, हम अभी 10 किलो का भाला उठा करके 1 घंटा नहीं रह सकते। हाँ, बहुत बड़ी बात है। उस समय जो पालक पकता था उसमें आयरन कंटेंट, न्यूट्रिशन कंटेंट कितने होंगे?
उस समय जो गेहूं मक्का पकता होगा उसका न्यूट्रिशन कंटेंट कितना होगा? उस समय सिलिका नहीं था, 18 नंबर वाला प्रोडक्ट नहीं था। कॉन्सेप्ट समझना, जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है वैसे वैसे पता नहीं विकास हो रहा है या डेमोशन हो रहा है। क्योंकि हरित क्रांति आई जब यह कहा गया कि हम अब बहुत अन्न पकाएंगे, हम पूरे विश्व को अन्न खिला देंगे। रिजल्ट ये निकला, बीकानेर से भटिंडा तक कैंसर ट्रेन चल रही है अभी। पंजाब में हरित क्रांति आई थी, यूरिया डीएपी पोटास एंट्री हुआ हरित क्रांति से। जो वर्ल्ड वार में फैक्ट्रियां बंद हो गई थी वहां केमिकल बनना चालू हुआ, जहां पेस्टिसाइड बनना चालू हुए। उसका रिजल्ट क्या निकल के आया? बीकानेर से भटिंडा तक कैंसर ट्रेन, गुजरात के हर 10वें घर में मेजर बीमारी, मध्य प्रदेश के हर 12वें घर में मेजर बीमारी। यह हरित क्रांति का एक पर्याय निकल के आया है। अभी ब्रदर से हमारी बात हो रही थी दिन में, तो शायद आपने भी इसका जिक्र किया था कि जो हम रेवोल्यूशन लेकर आए, अच्छी चीजें लेकर के आए जिससे हमारा फायदा हो, उससे हमारा कब नुकसान हो गया हमें पता नहीं चला। किसान पाठशाला की हमने जब तैयारी करी 2006 में, तो मैंने एक दैनिक भास्कर में कार्टूनिस्ट का एक लेख पढ़ा। लहरी करके कार्टूनिस्ट है, दैनिक भास्कर में कार्टून बनाते हैं। उन्होंने 2006 या 8 में दैनिक भास्कर में कार्टून बना के दिया था। एक हल बना हुआ है जो खेत में जोतते हैं, हल पुराना, उसके ऊपर एक किसान बैठा हुआ है, उसका बच्चा है और एक तरफ लहरी बैठा है, ऐसा करके सोच रहा है। उसने किसान को कैसा बताया? बनियान फटी हुई धोती, बाल सब खड़े, रोता हुआ चेहरा, हल के ऊपर बैठा हुआ है। किसान की सबके दिमाग में छवि यही है ना, किसान मतलब अच्छा अप टू डेट पैंट शर्ट या मतलब ढंग का धुला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकता किसान। मार्केट में छवि ये है। तो वो भाई ने अच्छी फोटो बनाई थी, उस फोटो के नीचे कुछ लाइन लिखी हुई थी। वो लाइन थी, किसान की समस्या का हल है। पहली लाइन, किसान की समस्या का हल है, मतलब तय हो गया कि किसान समस्या से ग्रसित है। पहली बात, उसकी समस्या का हल है, यह भी तय हो गया है कि किसान समस्याग्रस्त है और उसकी समस्या का हल है। अब नीचे की लाइन इंपॉर्टेंट है, या हल ही उसकी समस्या है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? किसान की समस्या का हल है। मेरे जैसे सैकड़ों हजारों एग्रोनॉमिस्ट प्रवचन दे रहे हैं जो किसानों को उनकी समस्याओं के हल बता रहे हैं। नीचे की लाइन इंपॉर्टेंट है, या हल ही उसकी समस्या है। ऐसा तो नहीं कि ये जो व्यक्ति आज आपको गाइड करने आया, ये जो गाइडलाइंस दे रहा है, ये गाइडलाइंस ही गड़बड़ है। तो जो हरित क्रांति आई थी वो गाइडलाइन ही गड़बड़ थी। तब तो बीकानेर से भटिंडा तक कैंसर ट्रेन चालू हुई। आज मैंने एक मित्र को बोला है कि आप जीरो टिलिंग वाला गेहूं करो, 120 रुपए किलो गेहूं खरीदने वाले मेरे पास व्यक्ति हैं। आप गेहूं पकाते हो? क्या भाव बिकता है? 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो। मेरे पास लेने वाले 120 रुपए किलो के लेने वाले हैं। तरीका क्या? गेहूं पकाने का तरीका पूर्वजों के जैसा, जीरो टिलिंग। मैंने उनको सिखाया है, वो करेंगे। तो मैं वही बताने जा रहा हूं कि पहले हरित क्रांति के पहले जो न्यूट्रिशन थे आज नहीं है। जमीनें बंजर हो गई है, कड़क हो गई है। वो इनको जानने समझने से हमें पता चलेगा कि क्या है ये एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम है क्या। इसको हम समझ गए तो हम पौधे को सही चीज खिला पाएंगे और उससे आउटपुट सही ले पाएंगे। पहले हमने कपास की फसल ली, बाद में उसी खेत में गेहूं बोएंगे, उसी अन्न को हम खाएंगे, तो हमारी जनरेशन ज्यादा लंबी चलनी चाहिए ना। उसी कपास को हमने जो बेचा, हो सकता है वो केमिकल वाला कपास ही घूम फिर कर हमारे पास आए और हम वही शर्ट पहन रहे हो। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? तो रासायनिक पेस्टिसाइड उगाने की बजाय केमिकल रेसिड्यू फ्री की मैं गाइडलाइन देना पसंद करता हूं। और अभी मैं जो आपको बतलाऊंगा वही चीज बतला रहा हूं। इसका कॉम्बिनेशन अगर हम समझेंगे
तो नाइट्रोजन वेजिटेटिव ग्रोथ करता है। पत्ता जो भी बना है कपास का, ऐसा पत्ता आता है ना, उसमें फोटोसिंथेसिस, हरेपन का, क्लोरोफिल का काम करता है नाइट्रोजन। आज हमने डाला, 3 दिन में लग जाएगा, 5 दिन में असर होके खत्म हो जाएगा। 50% लगता है और 50% वेस्ट होता है। ये नाइट्रोजन का काम है, वेजिटेटिव ग्रोथ, क्लोरोफिल का काम बढ़ाकर रखना ताकि फोटोसिंथेसिस अच्छे तरीके से हो। अब नाइट्रोजन कई तरीके से मिलेगा। मार्केट में जाकर यूरिया की बोरी लाएंगे तो 46% नाइट्रोजन मिलेगा। खेत में अंतर्वर्ती फसल कुछ ऐसी लगाएं जिसकी जड़ें नाइट्रोजन दे तो नाइट्रोजन मिलेगा। या खेत में हम स्प्रिंकलर से खेती करें या रेनगन से खेती करें तो हवा में जो नाइट्रोजन है वो पौधे को अपने आप मिल जाएगा, हमें मार्केट से खरीद के लाने की जरूरत नहीं। 1 एकड़ जगह में 43,560 स्क्वायर फीट में 36,000 टन नाइट्रोजन है। अभी हम यहां बैठे हैं, हम जो बातचीत कर रहे हैं इसमें 36,000 टन नाइट्रोजन उपलब्ध है। हमें 1 एकड़ में 1 बोरी यूरिया से पूरे कपास की खेती पक जाएगी। मतलब 50 किलो यूरिया, उसके अंदर 46% आता है। 50 किलो बोरी, 46%, मतलब 23 किलो यूरिया में हमारा काम हो जाएगा। हेलो, यहीं बैठे हो? हाँ, तो 1 एकड़ 23 किलो यूरिया से काम होता है। 1 एकड़ की हवा में 36,000 टन नाइट्रोजन है। टन, 1000 किलो मतलब 1 टन, 36,000 टन, बहुत ज्यादा नाइट्रोजन। अभी मैं बात कर रहा हूं, मेरे वाचाल शक्ति से भी इधर उधर हो रहा है, वो अंदर भी जा रहा है। अगर हम स्प्रिंकलर से खेती करें या रेनगन से खेती करें, ड्रिप और फ्लड की बजाय, तो ये नाइट्रोजन अपने आप वायुमंडल का नीचे गिरेगा, पौधा नहाएगा और नाइट्रोजन लेगा। आपको एक दाना मार्केट से नाइट्रोजन खरीद कर लाकर डालने की आवश्यकता नहीं। दूसरा, जो मार्केट में मिल रहा है उसको किस तरीके से दें ताकि वो 50% बहे ना, उड़े ना, गिरे ना। 46% नाइट्रोजन है, बाकी का 54% क्या है? सॉरी, तारपेन, जो डामर बनाने में काम में आता है। यूरिया की बोरी कितने की? 300, 275। उसमें 54% ऐसी चीज है जो हम अपने खेत में लाकर खेत को खराब कर रहे हैं। तो उसको इस तरीके से देना है कि वो 54% पहले ही डिसॉल्व हो जाए और ये जो 23 किलो है, ये 23 किलो भी पूरा लगे। इसके लिए मैं आगे बताता हूं। इसका काम क्या है? वेजिटेटिव ग्रोथ, क्लोरोफिल की पूर्ति करना, हरापन लाना और पौधे में फोटोसिंथेसिस की मात्रा बढ़ाना। क्योंकि पौधा जितना भी भोजन उठाएगा, फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा तो वह भोजन को पकाएगा और अपने हर हिस्से में ले जाएगा। मतलब नाइट्रोजन एक मायने रखता है, कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए पौधे में। अगला, फास्फोरस। फास्फोरस पौधे की जो जड़ें हैं उसकी बढ़ोतरी करता है, तने में मोटाई लाता है। जो तना है उसमें मोटाई लाता है, जो ब्रांचेस है उसमें मोटाई लाता है। फास्फोरस क्या करता है? मोटाई लाने का काम करता है। ब्रांच में, तने में, जड़ों का विकास करता है। रिप्रेजेंटेटिव ग्रोथ, जो फ्लावरिंग आई है उसमें बोल बनाने का काम फास्फोरस करता है। फूल बनाने का काम फास्फोरस करता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है फास्फोरस, है ना? सेटिंग नहीं होने देना, फूल और बोल को टिका के रखना, तने की मोटाई बढ़ाना। 1400 पूड़ियां आई हैं, उसमें 150 बच जाए, 1 जीरो कम होगा तो चले। तो इतना सारा काम करता है फास्फोरस। अभी करता कैसे है? हमने जैसे ही बीज रखा, सबसे पहले जड़ निकली। तो पौधे का फास्फोरस का काम क्या है? जड़ को डेवलप करना। मतलब हम बीज लगाएं उसके पहले हमारी जमीन में रेडी फास्फोरस होना चाहिए। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? अब फास्फोरस काम कैसे करता है? आज हमने डाला, 22 से 28 दिन में लगेगा, अगले 90 दिन तक लगता रहेगा।
1 तारीख को डाला तो 20 से 25 दिन बाद लगना चालू होगा। अगर हम 1 तारीख को पौधा लगा रहे हैं तो फास्फोरस कब डालना पड़ेगा? 20 दिन पहले। ये फास्फोरस की प्रवृत्ति है। जिस फॉर्मेट में हमें सिंगल सुपर फास्फेट मिलता है, डीएपी मिलता है, जो 50 किलो की बोरी में आता है, उसकी प्रवृत्ति क्या है? आज डाला 20-22 दिन बाद लगेगा। कभी आपने फास्फोरस डाला तो पौधे में बदलाव आ गया ऐसा पता चलता है? क्योंकि वो तत्काल लगता नहीं, धीमे 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 पौधे की उम्र ताह उम्र लगता रहता है, 90 दिन तक लगता रहता है। आज डाला तो जमीन में पीएसबी, केएसबी, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर है, तो उस फास्फोरस को कन्वर्ट करेंगे और पौधे को खिलाने लायक बनाएंगे। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया अगर हमारी जमीन में है और फास्फोरस है तो पौधा खाएगा। अभी हम केवल बैक्टीरिया 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 डालते रहेंगे और फास्फोरस नहीं है तो पौधा क्या खाएगा? अगर फास्फोरस 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 डालते रहे और बैक्टीरिया नहीं है तो उसको कन्वर्ट करके पौधे को कोई खिलाएगा नहीं, क्षार बढ़ती रहेगी, पीएच बढ़ता रहेगा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमें सेट करना है। इसलिए मैंने बोला पानी देने की जगह पर जड़ों का डेवलपमेंट और जड़ों की जगह पर कचरा मल्चिंग। कचरा मल्चिंग के नीचे बैक्टीरियल कॉलोनी, बैक्टीरिया अगर होगा और आपने खाद डाला तो खाद को कन्वर्ट करेगा। कभी बीमा कराया है किसी ने? इंश्योरेंस? उसके नीचे एक स्टार बना हुआ रहता है, ऐसा बारीक 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 कुछ लिखा है, टर्म्स एंड कंडीशन, कंडीशन अप्लाई। ये हुआ तो बीमा लागू होगा, वरना ये कोई मतलब नहीं है। तो 22 दिन बाद कब लगेगा? जब आपके खेत में 1% से ज्यादा बायोमास कार्बन होगा, EC 1 से ऊपर होगी, pH 6.5 का होगा, तब ये 20 से 22 दिन में लगना चालू होगा। क्योंकि आपने जो सिंगल सुपर फास्फेट खेत में डाला, SSP सिंगल सुपर फास्फेट, उसकी बोरी पर लिखा हुआ है P2O5। बैग में पढ़ो 16% क्या लिखा है? 16% P2O5, ये फार्मूला है उसका। खेत में जाएगा, ये बनेगा P+। फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया इसको P+ बनाएंगे, तब पौधा खाएगा। इंडस्ट्री की मजबूरी है कि P+ आपको बनाकर दे नहीं सकते, उसको रखने में दुविधा होगी, बनाने में दुविधा है, ट्रांसपोर्टेशन में दुविधा है। इसलिए डीएपी फॉर्मेट में बनाया है, इसलिए एसएसपी फॉर्मेट में बनाया है, इसलिए 12, 32, 16 के फॉर्मेट में 50 किलो के बैग में बनाया है। बट वो खेत में जाने के बाद बैक्टीरियल कॉलोनी उसको कन्वर्ट करे और पौधे को खिलाने लायक बनाए, इसलिए वो फॉर्मेट है। वो रेडी फूड नहीं है। हम उसको रेडी फूड ना समझें। अभी एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। ज्यादा कौन सा ग्रेड यूज करते हो आप लोग? डीएपी, एसएसपी, डीएपी, ठीक है। डीएपी के अंदर 18 नाइट्रोजन, 46 फास्फोरस और पोटाश 0। हाँ, डीएपी 1 एकड़ में कितनी जाती है मैक्सिमम कपास में? 1 बोरी डालते हो? 1 बोरी 50 किलो तक हम डालते हैं उसकी पूरी उम्र में। कब डालते हो ये? बोआई से पहले, बोते समय, बोआई से पहले। तो नालियों में डालते हो या पूरे खेत में बिखराते हो? नालियों में। अभी ये नालियां हैं, हमने यहां पर 2-2 फीट 1.5 फीट पर लगाया पूरी नाली में। 1 बोरी डीएपी हमने बोआई के समय, बोआई से पहले बो दी। अभी इसमें 50 किलो में 46% है, मतलब 23 किलो है। 23 किलो डीएपी फास्फोरस। अभी डीएपी में से मैं फास्फोरस पे आ गया हूं। 23 किलो फास्फोरस हमारे 1 एकड़ में जाएगा। आपका सामान्य ग्राफ क्या लगाते हो आप? लाइन से लाइन, पौधे से पौधा 4.5 बाय 1 से 1.5। लगभग आपके खेत में 8000 बीज जा रहे हैं पौधे के 1 एकड़ पे। 8000 पौधे, क्योंकि 4.5 बाय 1.5 ग्राफ जो निकल के आएगा 6, लगभग वो 7 से 7000 से 8000 पौधे 1 एकड़ में बन रहे हैं। अभी 23 किलो डीएपी
7,000 पौधों में डिवाइड करना है। बट उसके पहले कंडीशन अप्लाई है कि क्या मेरे खेत का पीएच 6.5 है, तो 20 से 22 दिन बाद लगना चालू होगा, 90 दिन तक लगेगा, और 20% लगेगा, 80% फिक्सेशन में जाएगा, ये लगता नहीं। अभी एक पायदान और हमें नीचे उतरना है, जो इसका कॉन्सेप्ट है कि 23 किलो का 20%, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 किलो 600 ग्राम 20%, बाकी का फिक्सेशन में जाएगा, जो हमारी जमीन के पीएच बढ़ाता है, जमीन को कड़क करता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है फास्फोरस का? जितना फास्फोरस हमने इस साल डाला उसमें से 4.5 किलो लग गया, बाकी का फिक्सेशन में गया, हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिट्टी के पार्टिकल के ऊपर वो चिपका, उसने उन पार्टिकल को कड़क किया और जमीन को कड़क किया। अगली बार आपको रोटावेटर बड़ा चलाना पड़ेगा, अगली बार उतना ही डीएपी डालोगे, उत्पादन उतना नहीं आएगा, अब डीएपी बढ़ा के डालना पड़ेगा। अभी किसान की दुविधा ऐसी है, नहीं डालूंगा तो पकेगा नहीं, क्योंकि शेर के मुंह में खून लगा दिया अभी। नहीं डालूंगा पकेगा नहीं, जितना डालूंगा उतनी जमीन खराब होगी ज्यादा। दोनों कॉन्सेप्ट, दोनों तरफ से, या तो कुएं में गिर जाओ या खाई में गिर जाओ, गिरना तय है। इसलिए इसको समझना जरूरी है कि एक चीज है क्या, फास्फोरस को हम यूज कैसा करें। फास्फोरस नहीं डालोगे आउटपुट कम आएगा, डाला उतना फिक्सेशन में जाएगा, जमीन को कड़क करेगा। अभी इस 7,000 पौधों में 4 किलो 600 ग्राम, कैलकुलेटर है किसी के पास? मोबाइल निकालो, एक कोई 4.6 भागित 7,000, 4.6 भागित 7,000 कितना आया? 0.06 आता तो 1 ग्राम आता है यहाँ पे, पॉइंट 1 2 3 अंदर घुस गए, अभी तो वो में आ गया। सोनार से भी बाहर चले गया, सोनार का मिली एमएल उससे भी बाहर चले गया। अभी कपास क्या करेगा उस फास्फोरस को? शायद उसके पास रहा तो खुशबू लेगा, खाना पीना तो, ओढ़ना तो छोड़ ही दो। तो जो हम जिस तरीके से खेती कर रहे हैं और जो उत्पादन आ रहा है ना, वो सही है, उतना उत्पादन आ रहा है जिस तरीके से हम खेती कर रहे हैं, वो अंदाज पंचे दामोदर चलता रहेगा। हमें अगर कैलकुलेट फार्मिंग, फास्फोरस को समझकर, पौधे के ग्राफ की डिजाइन बनाकर, पानी देने का तरीका देखकर और उसकी जड़ों की कक्षा में बायोमास आच्छादन करके आउटपुट लेना है, तो हम कह सकते हैं कि इस साल मैंने 10 कुंटल लिया है तो अगले साल में 11-12 कुंटल लूंगा, अगले साल में 13 क्विंटल पे जाऊंगा। मतलब हम बढ़ते क्रम में जा सकते हैं, इसको समझ कर जाएंगे तो। पड़ोसी ने 2 बोरी डाली, मुझे 1 और डालनी है, 2.5 करनी है, तो वो पैसा खर्च होगा, वो आएगा नहीं काम की बात। इसकी एक विधि है, जिस विधि से हम ये जो 46% है, इस 46% को पूरा का पूरा पौधे को लगवा सकते हैं। मैं आगे बता रहा हूं, जस्ट मैं समझा रहा था कि हम कर क्या रहे हैं, पहले वो समझ में आ जाए पूरा डीपली। यही कर रहे हैं ना हम, क्या कर रहे हैं, ठीक है। अभी पोटास का भी समझ लो। पोटास जिस दिन हम डालते हैं 22 दिन 28 दिन में लगता है, 90 दिन तक लगता रहता है, 35% लगता है, 65% फिक्स होता है। पोटास काम करता है किसी भी पौधे में ट्रांसपोर्टेशन का, बहुत महत्वपूर्ण खाद है। इसे हम अनदेखे में बहुत सारे मित्र तो यूज ही नहीं करते हैं। करते हो आप पोटास का उपयोग? कुछ करते हैं, कुछ अभी सोच रहे हैं हाँ बोलूं या ना बोलूं। पोटास नीचे जितने भी न्यूट्रिशन हैं उसको जमीन से उठाकर पौधे के हर हिस्से में पहुंचाने का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। पोटास अगर व्यवस्थित नहीं है, कम है, तो खाद डाला वो वहीं रहेगा, उठकर पौधे के हर हिस्से में जाएगा नहीं, प्रॉपर पहुंचेगा नहीं। दूसरा, ये काम करता है रोग प्रतिकारक क्षमता से, रोगों से लड़ता है।
पोटाश ज्यादा है तो आपका पौधा बीमार कम पड़ेगा, थ्रिप्स माइट्स व्हाइट फ्लाई का अटैक होगा, पत्ते की ऊपर की छाल को थ्रिप्स खाएगा, तो पोटाश अच्छा होने से वो छाल फिर फुलफिल हो जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण काम है पोटाश का। लेकिन वही वाली बात है कि ये जितना जाता है, जब भी जाता है, जमीन का पीएच बढ़ता है। पोटाश पौधे को लगाने से लेकर आखिरी अवस्था तक बराबर निरंतर मात्रा में आवश्यकता रहती है। एनपीके की तीनों की अवस्था है, एक अवस्था है नाइट्रोजन की, दूसरी अवस्था है फास्फोरस की रिप्रेजेंटेटिव ग्रोथ, लेकिन पोटाश की तीनों जगह अवस्था है। पौधा छोटा है तब, मिडिल है तब, बड़ा है तब, बोल निकलेगा जब, पिकिंग आएगी तब, लगाने से लेकर आखिरी तक पोटाश की आवश्यकता है। ये तीनों कॉम्बिनेशन में जाएगा, रिजल्ट 4 गुना निकल के आएगा। अभी यह जो एग्रोनॉमिस्ट बोलते हैं वो भाषा मैंने बतलाई कि ये काम कैसे करता है। आप क्या क्या काम में ले रहे हो मुझे पता नहीं, बट एग्रोनॉमी की भाषा में इस तरीके से एनपीके को आंका जाता है, देखा जाता है। एक चीज और आ गई है, चिलेटेड और वाटर सोल्यूबल। 20 रुपए किलो की चीज 200 रुपए किलो मिल रही है मार्केट में। 1261 डीएपी भी वही है, डाई अमोनियम फास्फेट, इसमें डुअल वैलेंसी है, इसमें मोनो है, सिंगल वैलेंसी है, बट ये घुलनशील फार्म में है, हम ड्रिप में आसानी से दे सकते हैं और ये क्विक रिजल्ट दिखाएगा। इसको बैक्टीरिया की उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें रेट 0 लगा करके है। अगर ये 20-22 रुपए किलो है, ये 200-250 रुपए किलो है। प्रतिशत तो अंदर जितना 61% है वही रहेगा ना, उससे ज्यादा तो आने वाला नहीं है। लगने की कंडीशन वही रहेगी 20%, 80%। हम इसी डीएपी को कैसे तुरंत लगाएं और ज्यादा मात्रा में लगाएं, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा भट्टी खाद पर। भट्टी खाद कैसे काम करता है, इसके पहले हमें जानना पड़ेगा कि पौधे का भोजन है क्या। खाद प्रबंधन में यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, पौधे का भोजन। आपको पता है क्या है? 17-18 न्यूट्रिशन है क्या पौधे का भोजन? पूरी प्रकृति ने 2 तरह के प्राणी को जन्मित किया है। एक है स्थिर प्राणी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझोगे कल से खेत में जाकर देखने की दृष्टि बदल जाएगी। एक है चलने फिरने वाले प्राणी, आप, मैं, कुत्ता, बिल्ली, नेवला, केचवा, सांप, बिच्छू, जो एक जगह से दूसरी जगह चल फिर कर सकते हैं। 2 तरह के प्राणी हैं पूरी प्रकृति में, एक है अचल, एक है चल। एक जो चल फिर सकता है, जो खसक सकता है, बैक्टीरिया भी एक जगह से दूसरी जगह चल फिर सकते हैं। तो एक है चलने फिरने वाले प्राणी, एक है स्थिर प्राणी। यह भी श्वास लेते हैं, पानी पीते हैं, भोजन खाते हैं, इनकी भी उम्र है। हम भी सांस ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, हमारी एक उम्र है। थोड़ा सा फर्क है, हम कहीं भी चल फिर सकते हैं, बातचीत कर रहे हैं, आराम से सुनाई देता है। यह चल फिर नहीं सकते, बातचीत करते हैं, ध्यान से समझोगे तो इनकी बातचीत सुनाई देना चालू होगी। प्रकृति का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। अभी ये गेहूं का पौधा है, ये गेहूं की बाली आई है, इसे कोई काटने नहीं जाएगा, क्या होगा? एक समय आएगा बाली सूखेगी, तड़केगी, गेहूं गिर जाएंगे नीचे। इस पौधे के कुछ काम का है गेहूं। आम का पेड़ हो, जाम का पेड़ हो, नींबू का पेड़ हो, सीताफल हो, मिर्च, टमाटर, भिंडी, बैंगन, खीरा, करेला, XYZ, कुछ भी प्रकृति का अन्न। हमारे लिए जो अन्न है वो प्रकृति का एंड पॉइंट, उसका वेस्टेज है। इसको हम डायरेक्ट खा सकते हैं, ये हमारा भोजन है। गेहूं की बालियां नहीं तोड़ने जाओगे, बिखरेगी, यहां पर बैक्टीरिया इनको सड़ाएंगे, वापस जर्मिनेट होना होगा, हो जाएगा, बाकी वो मिट्टी बनकर धूल मिट्टी में वहीं के वहीं लेपित हो जाएगा। आम, केरी मत तोड़ने जाओ, वो नीचे गिरेगी। केला मत तोड़ने जाओ, नीचे गिरेगा। सीताफल मत तोड़ने जाओ, नीचे ही गिरेगा। उस पौधे के काम का है, वो हमारे चलने फिरने वाले प्राणी का काम का है। अब हम चलने फिरने वाले प्राणी दिन भर में जितना ही भोजन प्राप्त करते हैं,
गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, नेवला, केचवा, बलराम, राकेश, उमेश, सुरेश दिन भर खाते हैं तो कुछ निकालते हैं। अभी ये जो विष्टा है ये पौधे का सीधा भोजन है। ये प्रकृति ने सिंपल सी रचना रची है, चल और अचल प्राणी का कॉम्बिनेशन। हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सिंपल सा कॉम्बिनेशन है। देखने की दृष्टि को चेंज करो, एकदम लिंकिंग है एक दूसरे से। हमारा वेस्टेज स्थिर प्राणी का भोजन है, स्थिर प्राणी का वेस्टेज हमारा भोजन है। सिंपल सा कॉम्बिनेशन है। एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, 17-18 न्यूट्रिशन और 20-25 हो जाएंगे जब तक वैज्ञानिक ज्ञात करते रहेंगे। लेकिन प्रकृति ने क्या बना के भेजा है? वर्मी कंपोस्ट क्या है? केचवे की विष्ठा। गाय का गोबर क्या है? चलने फिरने वाले प्राणी की विष्ठा। सिंपल सा कॉम्बिनेशन है। पौधे का भोजन क्या है? अब इसमें क्या है ये देखना है हमें। इसको वैज्ञानिकों ने जांचा तो इसमें फास्फोरस मिला, पोटेशियम मिला, कैल्शियम मिला, नाइट्रोजन मिला, जिंक मिला, आयरन मिला। लेकिन एक्चुअल में क्या है? इस गोबर के अंदर क्या है? इस गोबर के अंदर है बैक्टीरिया, इस गोबर के अंदर है बायोमास कार्बन। दो मूलभूत आवश्यकताएं, दो जो पौधे की नीड है, बैक्टीरिया, बायोमास कार्बन। ये पौधे की जड़ों के पास है तो भोजन किधर भी होगा वहां पे आ जाएगा। छोटा सा कॉम्बिनेशन है कि हम कपास में क्या दें और कैसे दें। तो कपास में जो हमें देना है यूरिया, डीएपी, पोटास, अगर वो इसके साथ कॉम्बिनेशन करके दिया तो 4 गुना लगेगा, स्थिरता से लगेगा। मैं कॉन्सेप्ट क्या समझाना चाह रहा हूं उसको पकड़ने की चेष्टा करो। एनपीके डालने को मना नहीं कर रहा हूं, कसम खा के जाना मत कि कल से नहीं डालूंगा। डालने का तरीका चेंज करवाऊंगा जिससे हम मिट्टी में डालें तो पौधे को भी लागू हो और मिट्टी की तासीर खराब ना हो। इसका एक फॉर्मूला बनाया है जिसको कहते हैं भट्टी खाद। समझ में आया? पौधे का भोजन। हमारा भोजन, हमें कोरोना में पता चला कि हमारे फेफड़े नीम के पौधे के पत्तियों में टंगे हुए हैं। ऑक्सीजन वहीं से आ रहा था ना। बबूल के पेड़, बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ की पत्तियों से ऑक्सीजन आ रही है। 10 लाख रुपए देने के बाद भी 1 किलो ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा था कोविड में। हम जो बचे हैं ये कुछ हमने कर्म सही किए थे इसलिए टिक गए हम, और ये पूर्वजों के कर्म थे। इतना गंदा समय था जिसने हमें बताया कि हमारे फेफड़े इन पेड़ों की पत्तियों में हैं, यहां से ऑक्सीजन आती है। एक दूसरे से लिंकिंग है, इनको समझने की चेष्टा करो। पौधा बात भी करता है। अगर आपको समझना हो तो संध्या काल में जाओ, जब सूर्य चले गया हो, रोशनी बाकी है, मोबाइल घर छोड़ के जाना या जाओ तो बंद करके जाना। अगर पौधों से बात करना हो, खेत के अंदर डीप चले जाओ, सेंटर में जाकर बैठ जाओ। एक 5 से 7 दिन करोगे, मौन, चुप, संध्या काल। हमें अगर हमारे पौधों से बात करनी है तो उसका सही टाइमिंग, एक बार वो लय ताल मिला ली, फिर आप दिन में कभी भी बात कर सकते हो। प्रकृति के साथ जीना चालू करो। जब हम खेत में जाएं तो खेत में जाने से पहले सारे ज्ञान की बातें हम अर्जित कर लें, ज्ञान लड़ा लें। खेत में जाएं तो हृदय के हार्ट से जाएं, दिल को लेकर जाएं, उनसे बातचीत करें, समझने की चेष्टा करें। आपको ऑटोमेटिकली दिखना चालू होगा कि कौन सा पौधा डैमेज है, कौन सा पौधा ओरा कैसा बना हुआ है। संध्या काल में हम जब 7 बजे 7 दिन तक जाएंगे कि सूर्य चले गया और रोशनी बाकी है, उस समय चुप मौन होकर बैठेंगे तो आपको एहसास होने लगेगा। आप कुछ जब देखना चालू करोगे तो आपको लगेगा कि पीछे टहनी कोई टच कर रही है, कोई बात कर रही है, कुछ औरा आपसे कुछ कह रहा है। आप जब उस प्लांट को देखोगे तो आपको फीलिंग आएगी कि इसका चेहरा कहाँ है और कहाँ से ये बोल सकता है। ट्राई करके देखना कभी, और अनुभव आए तो मेरे से शेयर करना। मैं ये चीज कर चुका हूं इसलिए आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि प्रकृति के साथ कनेक्ट होना बहुत ही आसान है। वह भी हम आप में से हैं, बस इतनी ही चेष्टा है कि उनकी जबान हमारी भाषा शैली की नहीं है, उनकी जबान चुप की है, मौन की है। और प्रकृति को मौन में जिया जाता है
जितनों ने भी अभी तक बोला है, बोलकर कुछ नहीं बता पाए हैं। जिन्होंने भी बताना चाहा है वो सारा का सारा मौन में ही ज्ञात हुआ है। तो प्रकृति बात करती है, एक दूसरे के साथ लिंकिंग होना चालू करो और प्रकृति को छेड़ने की बजाय उसके हाल पर छोड़े। हम भट्टी खाद बनाकर अगर डालेंगे खेतों में तो हम पौधे के भोजन तक पहुंच पाएंगे। भट्टी खाद सिंपल सा छोटा सा ट्रिक है, अगर ये ट्रिक हम अपनाते हैं, भट्टी खाद बना करके पौधों तक पहुंचाते हैं, हम जमीन को खराब नहीं करेंगे और पौधे को जितना न्यूट्रिशन देना है उतना देंगे और हम जितने भी बोरी खाद लेते हैं आज से उसको आधा कर देंगे। किसान खर्चा आधा, उत्पादन ज्यादा। भट्टी खाद बनाने के लिए सिंपल सा ट्रिक है, आप 1 एकड़ में अगर 2 बोरी खाद डालना चाहते हो 100 किलो, तो उसको आधा कर दो, 1 बोरी कर दो, 50 किलो कर दो। यह डीएपी हो सकता है, एसएसपी हो सकता है, पोटास हो सकता है, 12-32-16 हो सकता है। नाइट्रोजन और कैल्शियम को मैं थोड़ा सा बाहर कर रहा हूं, अभी करना आधा है, लेकिन भट्टी खाद डालने से 3 घंटे पहले उसको मिलाना है। अभी मैं बता रहा हूं आपको, फास्फोरस, पोटास, डीएपी, 12-32-16, 10-26-26 इस तरह की जो खाद है उनको भट्टी खाद बनाना है। तो जितना खाद डालना था उसका करना है, हेलो, आधा। 100 किलो डालना था तो 50 किलो करना है। अभी जितना खाद लिया, 50 किलो लिया, गुणित 3 कितना आया? 150 केजी। 150 केजी लेना है मिट्टी, उसी खेत की मिट्टी ले लो जिस खेत में हम खाद डाल रहे हैं। मिट्टी लेना है या गोबर लेना है या मिट्टी गोबर मिक्स लेना है, जितना खाद उसके 3 गुना। नीचे बिछाना है प्लास्टिक, धूप में बनाओ, छांव में बनाओ, घर पे बनाओ, खेत में बनाओ, जहां सुविधा हो वहां बनाओ। छांव धूप से कोई रिलेशन नहीं है। ये ढेरी अब बन गई 200 किलो की। 50 किलो आपका खाद, 150 किलो मिट्टी, ये ढेरी बन गई 200 किलो की। इस ढेरी में अगर केवल मिट्टी रखी है तो थोड़ा सा गोबर, गोमूत्र डाल दो और नमी कर दो। अगर केवल मिट्टी है तो हल्का मॉइस्चर करना है गोबर और गोमूत्र डाल करके। 50 किलो खाद के लिए कम से कम, ये 200 किलो बनेगा ना, कम से कम 5 से 10 किलो गोबर हमें डालना चाहिए और 1 लीटर गोमूत्र डालना चाहिए और थोड़ी सी नमी करना चाहिए। अगर गोबर और मिट्टी मिक्स ले रहे हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं है। हमने आधा गोबर आधा मिट्टी लिया तो फिर गोमूत्र और गोबर की अलग से आवश्यकता नहीं। अभी 50 किलो खाद के लिए 3 चीजें और लेना है, ये आप लिख सकते हो। 50 ग्राम वाइसिनोमेटा, 50 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट, 25 ग्राम पोटेशियम फुलवेट। और अगर रिपीट खाद कर रहे हो तो 25 ग्राम की बजाय आप 10 ग्राम भी फिर कर सकते हो। वाइसिनोमेटा के अंदर सुक्रोज और गोअर का आता है, पोटेशियम ह्यूमेट के अंदर पोटास को एक्टिवेट करने वाली चीजें और ह्यूमिक एसिड आता है, पोटेशियम फुलवेट के अंदर पोटेशियम को एक्टिवेट करने वाली चीजें और फुल्विक एसिड आता है। आसानी से मार्केट में मिलेगा, बट वाइसिनोमेटा आपको बी किसान के पास ही मिलेगा। तो यहां जिन्होंने बुलाया है वो आपको अवेलेबल करा देंगे। ये चीजें इनके साथ में डालना है। ये भट्टी खाद आपको मिक्स करना है, नमी करना है, ऊपर से प्लास्टिक वापस ढकना है। 1 तारीख को अगर बनाया आपने तो 3 दिन तक इसको रखना है। 1 तारीख को बनाया तो 2-3 तारीख को रखना है। 4 तारीख को शाम को इसकी प्लास्टिक हटाना है। शाम को इसको खुशबू लेने जाना मत, बहुत गंदी बदबू आएगी। डीएपी फूटेगी, एसएसपी फूटेगी तो वो क्रिया करेगा, एक वो मिट्टी के साथ मिक्स होगा तो एसिडिक बदबू बहुत खतरनाक आएगी। तो मुंह पे कपड़ा बांध करके इस प्लास्टिक को हटाना है
और गेती कुदावले से फुडारना है ताकि भाप निकल जाए। 3 दिन के बाद में एक बार इसकी भाप निकालना है, फिर वापस नमी करके फिर प्लास्टिक ढकना है अगले 3 दिन के लिए। अभी ये टोटल 7 दिन की प्रक्रिया में भट्टी खाद बनके रेडी हो जाएगा। अभी जिस दिन हमें डालना है उसके 7 दिन पहले इसको जहां डालना है उसी खेत में बना दो। तो जितना फास्फोरस हमें लगना था, जैसे 18 46 0, तो ये 46% पूरा का पूरा लगेगा। 10-20% कहीं उड़ेगा, लीच होगा, कुछ होगा। और जिस दिन डालोगे उस दिन से लगना चालू होगा, क्योंकि यह खाद खेत में जाकर के जो रासायनिक क्रिया करता वहां 20-25 दिन तक वो पड़ा हुआ रहता। और हमारे दाने डीएपी की नमी के पास है कि नमी में है, वो फर्क गिरता है ना। जैसे हमने डीएपी तो डाल दिया, वो हमारे हाथ में डालने का है, वो मिट्टी में गया, नमी में है या नहीं है, ये हमारे हाथ में है। 8 दिन बाद जाओगे दाने बाहर फूटे हुए दिखते हैं, तो वो किसी काम में आएंगे नहीं। 20-25 दिन 30 दिन तक आप रख सकते हो, बट इतनी जरूरत नहीं है। आपको 10-12 दिन पहले डालना हो, 7 दिन पहले डालना हो तो ही बनाओ, ज्यादा लंबा रखने की जरूरत नहीं। इसमें नाइट्रोजन, कैल्शियम जैसे जो तत्व हैं वो उड़ने लग जाएंगे, वो हवा में ह्रास हो जाएंगे, जल्दी जल्दी वो निकल जाएंगे। मिट्टी ले सकते हो, गोबर ले सकते हो, ऑर्गेनिक खाद ले सकते हो, जो आपके पास कंपोजिशन पड़ा हो वो सब कुछ ले सकते हो। हाँ, धूप में डाल सकते हैं। यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट भट्टी खाद खेत में डालो उसके 3 घंटे पहले। ये जैसे ही डालोगे पानी छोड़ने लगेगा। यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट ये भट्टी खाद खेत में डालो, बना हुआ है, खेत में डालने के 3 घंटे पहले मिक्स कर दो, उसके बाद में एक साथ डाल दो। इसको जरूरी नहीं कि मिट्टी को चीरा लगा करके अंदर डालना, जरूरी नहीं कि हम जड़ों को खोद करके वहां पर डालें, जहां नमी हो पानी वाली जगह पर डाल सकते हैं। अभी 46% फास्फोरस जिसमें 20% लगेगा, 23 किलो का 20% 4.5 किलो, उसकी बजाय भट्टी खाद बनाया तो 23 किलो का 23 किलो पूरा का पूरा लगेगा। अभी आपने 2 डीएपी की बजाय 1 डीएपी भी अगर कर दी है तो 4.5 और 4.5 9 किलो लगता, 9 किलो 200 ग्राम, उसकी बजाय आपका 23 किलो लग रहा है। मैं पहले ही दिन बोलूं कि 4 डीएपी की बजाय 1 डीएपी लगेगी तो आपको थोड़ा सा बाउंसर जाएगा, है ना। इसकी बजाय 2 की बजाय 1 डीएपी का काम लो, 2 पोटास की बजाय 1 पोटास का काम लो। ये भट्टी खाद है। डालना कितना है ये कॉम्बिनेशन मैंने बताया था, 4-2-4। दूसरा डालना कितना है आपका बजट बताएगा, मैं नहीं बता पाऊंगा, बट डालना कैसा है वो भट्टी खाद बना करके डालना है। समझ में आया। ये किसी भी फसल में कर सकते हैं, केवल कपास में ही ऐसा खाद बनाकर डालें, इसकी आवश्यकता नहीं है। हम इसको अरंडी में, मिर्च में, टमाटर में, बैंगन में, यह मैंने सूत्र बतलाया है कि भट्टी खाद बना करके अगर हम फर्टिगेशन कर रहे हैं तो मिट्टी स्वस्थ रहेगी, पीएच कभी बढ़ेगा नहीं और रेसिड्यू कभी भी सॉइल का बढ़ेगा नहीं। हम पहले ही फास्फोरस को कन्वर्ट करके पौधे को खिला रहे हैं। सॉरी, किसी भी फसल में इसका उपयोग ले सकते हैं। उगने के बाद बोल रहे हैं, हाँ, उगने के बाद ऐसे भी फेंक सकते हो, पानी पिला देने के बाद। हाँ, पानी पिलाने के बाद में। चीरा लगा के डालने की उतनी आवश्यकता नहीं है, जहां नमी हो उस जगह पर डालने की आवश्यकता है। जीरा की बात कर रहे हैं। जीरा के साथ जलेगा नहीं, हाँ, ऊपर पड़ेगा तो जलेगा नहीं, क्योंकि हम उसको पहले ही 7 दिन जला चुके हैं। अभी भट्टी खाद में 3 दिन के बाद अगर हाथ अंदर डालोगे तो गर्म बन जाएगा, उसका नाम ही भट्टी खाद, बहुत अंदर से गर्माहट निकलती है। तो उस खाद को हम पहले ही जला चुके हैं और मिट्टी में सोख चुके हैं। जो 150 किलो मिट्टी है उसमें उसने सोख लिया है। तो ये भट्टी खाद पौधों को जलाएगा नहीं, लेकिन पौधे की तने पर डालने की बजाय जहां नमी है, उसकी जड़ें जहां है वहां डालना है, ताकि मॉइस्चर में पौधा अपटेक करे। ठीक है, अभी हम आते हैं स्प्रे शेड्यूल पर, आखिरी विषय